पहला प्रश्न, भाषा की पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः पाठ होना चाहिए। नंबर 1 विज्ञान, नंबर 2 संस्कृति, नंबर 3 साहित्य और नंबर 4 ये सभी। तो इसमें आपके ये 4 नंबर उत्तर सही है। प्रश्न में ये पूछा गया कि जो हम भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती है ना, उसमें किस प्रकार के पाठों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। उसमें विज्ञान के भी पाठ होने चाहिए, संस्कृति के पाठ भी होने चाहिए और साहित्य से संबंधित पाठ भी होने चाहिए। ये तीनों प्रकार के पाठों का मिश्रण होना चाहिए, इसलिए अपना उत्तर सही होगा ये सभी। नेक्स्ट, सुमन बचपन से गुजराती बोल समझ लेती है, वो कभी विद्यालय नहीं जाती, उदाहरण है। पहला उसमें दे रखा है सुमन की प्रतिभा का, नंबर 2 भाषा सीखने का, नंबर 3 भाषा में पिछड़ेपन का और नंबर 4 भाषा अर्जन का। तो इस प्रश्न के आधार पर ये जो भाषा की प्रकृति होती है, भाषा अर्जन वाली, अनुकरण वाली, इसके द्वारा वो सुमन गुजराती बोल लेती है, समझ लेती है, भले विद्यालय नहीं जाए। तो ये भाषा की विशेषता होती है कि भाषा अनुकरण द्वारा, अर्जन द्वारा सीखी जाती है, इसलिए सही उत्तर होगा भाषा अर्जन का। अगला प्रश्न, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, ये विचार है। नंबर 1 स्किनर का, नंबर 2 वाइगोत्स्की का, नंबर 3 चॉम्स्की का और नंबर 4 पियाजे का। ये चारों शिक्षाविद है और इसमें अनुकरण वाली जो बात स्किनर ने कही थी, उनका अनुकरण का जो सिद्धांत है उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। तो सही उत्तर होगा आपके स्किनर का। अगला प्रश्न, रमेश भाषा की कक्षा में अक्सर लड़का को लड़का बोलता है, इसका कारण है। नंबर 1 उसे उच्चारण ज्ञान बिल्कुल नहीं, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, वह बोलने में लापरवाह है और उच्चारण दोष का। तो अब जो 4 विकल्प है, किसके कारण शब्द जो लड़का है उसको रमेश लड़का बोलता है, तो 1 नंबर आपके होगा नहीं, उसमें 2 नंबर है, ये उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। बच्चे के ऊपर विशेष करके मातृभाषा का प्रभाव पड़ता है, इसलिए सही उत्तर होगा ये उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। अगला प्रश्न, भाषा प्रयोगशाला होती है उच्चारण शुद्धिकरण हेतु, वाचाल करने हेतु, कलाकार करने हेतु और बातचीत सिखाने हेतु। 4 विकल्प दे रखे हैं और पूछा गया भाषा प्रयोगशाला, जिसको अंग्रेजी में लिंगवा लैब कहते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या कार्य होता है। तो आपके उच्चारण शुद्धि, सबसे विशेष ध्यान देना, भाषा प्रयोगशाला के द्वारा उच्चारण शुद्धि पर विशेष बल दिया जाता है, न कि किसी को वाचाल करना, न किसी को कलाकार बनाना और न हमें बातचीत सिखाने का माध्यम होती है। तो इस प्रकार भी यदि प्रश्न आए कि भाई भाषा प्रयोगशाला विशेष रूप से किसके लिए कार्य करती है, तो उच्चारण शुद्धि के लिए कार्य करती है, विद्यार्थियों को उच्चारण शुद्धि पर विशेष जोर देती है। अगला प्रश्न, मौन वाचन कहाँ नहीं होना चाहिए। नंबर 1 पुस्तकालय में, नंबर 2 वाचनालय में, नंबर 3 विद्यालय में और नंबर 4 अभिनंदन सभा में। तो 4 विकल्प देखते हमें मालूम हो जाता है कि अभिनंदन सभा होती है, वहाँ अगर मौन वाचन किया जाएगा तो हम किसका अभिनंदन करेंगे, तो वहाँ तो सस्वर वाचन करना होगा। बाकी पुस्तकालय में बैठ करके मौन वाचन कर सकते हैं, वाचनालय में भी मौन वाचन किया जाता है, विद्यालय में भी कर सकते हैं, जबकि अभिनंदन सभा में तो सस्वर वाचन ही होगा। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखना। अगला प्रश्न, निरंतर मौन वाचन से दोष हो जाता है। 1 वर्तनी दोष, नंबर 2 उच्चारण संबंधी दोष, नंबर 3 सीखने में मंदता और नंबर 4 लेखन दोष। तो जैसा कि प्रश्न में विदित है कि निरंतर मौन वाचन,
अगर विद्यार्थी लगातार मौन वाचन ही करता रहेगा तो जो विशेष दोष उत्पन्न होता है उच्चारण वाला, क्योंकि जब उच्चारण वाला जो मालूम हमें सस्वर वाचन से ही मालूम पड़ता है कि विद्यार्थी का उच्चारण सही है या नहीं है। तो अगर कोई विद्यार्थी लगातार मौन वाचन ही करता रहेगा तो ये दोष उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा? उच्चारण संबंधी दोष। अगला प्रश्न, सभी को शिक्षा के समान अवसर के नियम पर आधारित शिक्षा प्रणाली है। विश्वविद्यालय पद्धति, सैनिक पद्धति, खेल पद्धति और दूरस्थ शिक्षण पद्धति। अब प्रश्न समझना, प्रश्न कहा कि सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए, चाहे दुर्गम क्षेत्रों के हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों के हो, चाहे किसी ऐसे वंचित तबके से संबंधित हो, सभी को शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। अगर कोई किसी कारण पढ़ने से रह भी जाता है तो उसके लिए कौन सी पद्धति सही होगी? तो आपको बताना दूरस्थ शिक्षण पद्धति, जिसको स्वतंत्र अधिगम पद्धति भी कहते हैं। स्वतंत्र अधिगम पद्धति भी इसको कहते हैं। इसी को मुक्त अधिगम पद्धति भी कहते हैं इसको, और इसको पत्राचार पद्धति भी कहते हैं, और इसको गृह अध्ययन पद्धति भी कहते हैं। इसके द्वारा शिक्षक उसके ठीक सामने नहीं होता है, उसके सामने पाठ्यक्रम होता है। शिक्षक और छात्र के मध्य सीधा संवाद नहीं होता है। इसमें विशेष करके तकनीकी साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे रेडियो है, ग्रामोफोन है, दूरदर्शन है ना। तो ये दूरस्थ शिक्षण पद्धति के द्वारा सभी तबकों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण पद्धति है दूरस्थ शिक्षण पद्धति। अगला प्रश्न, सहस्वर वाचन का प्रकार नहीं है। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन और गंभीर वाचन। तो सहस्वर वाचन में आपके ये गंभीर वाचन नहीं आता है, क्योंकि गंभीर वाचन है वो मौन वाचन के अंतर्गत आता है। तो आपको एक वाचन का अगर हम छोटा सा अगर चार्ट बनाएं तो इस प्रकार समझ सकते हो। वाचन दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपको बता देना सस्वर वाचन, और एक हो गया मौन वाचन। ये मौन वाचन। सस्वर वाचन यानी होंठ हिला करके उच्च स्वर में जो किया जाने वाला वाचन होता है उसको सस्वर वाचन कहते हैं, और बिना होंठ हिलाए मन ही मन जो वाचन किया जाता है वो मौन वाचन होता है। अगर अब सस्वर वाचन को कहें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वैयक्तिक वाचन, एक तो आपके वैयक्तिक वाचन हो गया, और एक हो गया समवेत वाचन। ये समवेत वाचन या इसको सामूहिक वाचन भी कहते हैं। फिर अगर हम वैयक्तिक वाचन करें तो ये भी दो प्रकार के इसको कर सकते हैं। एक तो आदर्श वाचन और एक अनुकरण वाचन। अब यदि प्रश्न आए कि आदर्श वाचन किया जाता है तो वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है और विद्यार्थी के द्वारा अनुकरण वाचन किया जाता है। और कविता है, प्रार्थना है, अगर गीत है, इसमें समवेत वाचन की विशेष भूमिका होती है। अब मौन वाचन ये भी दो प्रकार के आप समझ सकते हो। एक कर सकते हो गंभीर वाचन और एक द्रुत वाचन। द्रुत वाचन, गंभीर वाचन जो ऐसा विषय जिसकी विषय वस्तु क्लिष्ट हो उसका जो वाचन है वो गंभीर वाचन के अंतर्गत किया जाता है। और द्रुत वाचन यानी जिसकी विषय वस्तु सरल हो। अब जैसे सरल कहानियों का अध्ययन है या समाचार पत्रों का वाचन है, ये द्रुत वाचन में आता है। जबकि
क्लिष्ट विषय वस्तु वाला जो वाचन है वो गंभीर वाचन के अंतर्गत आता है। तो इस चार्ट को आप समझ सकते हो। वाचन कितने प्रकार के हुए? वाचन दो प्रकार के, एक सहस्वर वाचन और एक मौन वाचन। सहस्वर वाचन उच्च स्वर में, जबकि ये मन ही मन, ये बिना ये होंठ हिला करके और ये बिना होंठ हिलाए। सहस्वर वाचन विशेषकर ध्यान देना छोटी कक्षाओं में उपयुक्त होता है, जबकि ये मौन वाचन है बड़ी कक्षाओं में उपयुक्त होता है। अब अगर इस सहस्वर वाचन में आपको ये ध्यान देना, इसमें समय श्रम ये भी अधिक लगता है, जबकि मौन वाचन में समय श्रम आपके कम लगता है। सहस्वर वाचन दो प्रकार के हो गए। वैयक्तिक वाचन, अगर अकेला वाचन करता उच्च स्वर में वो वैयक्तिक वाचन, और अगर सभी सामूहिक रूप से सभी साथ करते हैं तो समवेत वाचन हो गया। वैयक्तिक वाचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक आदर्श वाचन और एक अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाता है और अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा किया जाता है। मौन वाचन भी ध्यान देना, ये भी दो प्रकार के, एक तो गंभीर वाचन और एक द्रुत वाचन। गंभीर वाचन है जिसकी विषय वस्तु क्लिष्ट हो, इस प्रकार के विषय में गंभीर वाचन, और जिसकी विषय वस्तु सरल हो तो द्रुत वाचन किया जाता है। तो इस प्रश्न का कि सहस्वर वाचन का प्रकार नहीं है। अब देखो, इसमें आदर्श भी है, अनुकरण भी है, समवेत भी है, मगर ये गंभीर वाचन नहीं है। तो सही उत्तर होगा आपके गंभीर वाचन। अगला प्रश्न, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन को कहते हैं। नंबर 1 रेखीय अनुदेशन, नंबर 2 बाह्य अनुदेशन, नंबर 3 ऊपरी अनुदेशन और नंबर 4 आंतरिक अनुदेशन। तो साखीय अभिक्रमित अनुदेशन को आंतरिक अनुदेशन भी कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन दो प्रकार के हो गए, एक रेखीय और एक साखीय। अब साखीय है ना, उसको आंतरिक अनुदेशन भी कहते हैं, जबकि रेखीय को बाह्य अनुदेशन पद्धति भी कहते हैं। अगला प्रश्न, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद और नाट्य लेखन। अब प्रश्न पूछा गया कि किसमें हम लिखित रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो पत्र लेखन में हम कर सकते हैं, निबंध लेखन में भी कर सकते हैं, परंतु ध्यान देना वाद विवाद में लिखित अभिव्यक्ति नहीं होती है, मौखिक अभिव्यक्ति होती है, और नाट्य लेखन में भी लिखित अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि प्रश्न आए तो ये वाद विवाद जिसमें मौखिक अभिव्यक्ति होती है, न कि लिखित अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, देखो और कहो विधि सिखाती है सहस्वर वाचन, मौन वाचन, कहानी वाचन और लेखन। अब नाम से विदित हो रहा है, प्रश्न की प्रकृति से हमें विदित हो रहा है कि देखो और कहो। अगर दिखा करके हमें कहने के लिए कहेगा तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कैसा वाचन होगा, सहस्वर वाचन होगा। अध्यापक अगर किसी चित्र को, किसी वस्तु को बच्चों के सामने दिखाता है और पूछता है ये क्या है, तो बच्चे बोल करके होंठ हिला करके उच्च स्वर में तो वाचन करेंगे। तो इसलिए वो कौन सा हो गया आपके सस्वर वाचन। अगला प्रश्न, हमारा अधिकांश वाचन किस रूप में होता है? नंबर 1 मौन वाचन, नंबर 2 सस्वर वाचन, नंबर 3 अनुकरण वाचन और नंबर 4 सभी। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा अधिकांश जो वाचन है वो मौन वाचन के अंतर्गत होता है। अधिकतर जो हम वाचन करते हैं वो मौन वाचन कैसा होता है? मौन वाचन होता है। तो इस प्रकार के यदि प्रश्न आए तो विशेष रूप से याद रखना हमारा अधिकांश वाचन है वो मौन वाचन के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न, एपिडायोस्कोप उपकरण काम आता है? विकल्प दे रखे हैं। नंबर 1 में चित्रों को बड़े आकार में दिखाने में, नंबर 2 चित्रों को समान आकार में दिखाने में, नंबर 3 चित्रों को छोटे आकार में दिखाने में और नंबर 4 फिल्म स्ट्रिप प्रदर्शन में। तो इसका सही उत्तर होगा चित्रों को बड़े आकार में दिखाने में इस एपिडायोस्कोप की
विशेष भूमिका होती है। अगला प्रश्न, बुलेटिन बोर्ड है कैसी सामग्री है? दृश्य सामग्री या श्रव्य या दृश्य श्रव्य या सभी? तो बुलेटिन बोर्ड आपको बताना है दृश्य सामग्री है। दृश्य सामग्री के अंतर्गत बुलेटिन बोर्ड आता है, जिस बोर्ड पर हम कोई लिखित सामग्री को चस्पा करते हैं वो बुलेटिन बोर्ड के अंतर्गत आता है और वो दृश्य सामग्री होती है। अगला प्रश्न, शिक्षण सहायक सामग्री के भाग होते हैं 1, नंबर 2 2, नंबर 3 3 और नंबर 4 4। तो शिक्षण सहायक सामग्री के 3 भाग होते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री 3, एक तो आपको बताना है कि दृश्य सामग्री, दूसरा हो गया आपकी श्रव्य सामग्री और तीसरा हो गया आपके दृश्य श्रव्य सामग्री। ये 3 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको शिक्षण अधिगम सामग्री भी हम कहते हैं, ये 3 प्रकार की होती है। एक तो दृश्य सामग्री, जिसको देख करके विद्यार्थी लाभान्वित होता है, दूसरा श्रव्य सामग्री जिसको सुन करके, और तीसरा हो गया आपके जिसको देख कर भी और जिसको सुन करके भी शिक्षण हमारा प्रभावी होता है, वो है आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री। और इसमें विशेष रूप से दूरदर्शन इसके अंतर्गत आता है। श्रव्य सामग्री अगर हम दृश्य सामग्री ले तो आपके जैसे अभी बुलेटिन बोर्ड है, नोटिस बोर्ड है, फ्लैनल बोर्ड है ना, या श्यामपट है। श्रव्य सामग्री में रेडियो है, ग्रामोफोन है, लिंगवा फोन है, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, सूत्र विधि कौन सी भाषा से आई? 1 हिंदी, नंबर 2 उर्दू, नंबर 3 अंग्रेजी और नंबर 4 संस्कृत। तो इसका सही उत्तर है भाई संस्कृत। अब सूत्र विधि में क्या होता है? सूत्र विधि में जो व्याकरण के सूत्र होते हैं, व्याकरण के नियमों को सूत्र में बांधा जाता है और फिर सूत्रों के माध्यम से व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। तो ये प्राचीन विधि भी है। और पहले लेखन जब उसमें छापे खाने का आविष्कार नहीं था तो अधिक से अधिक सुन करके ही, है ना, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी व्याकरण का ज्ञान दिया जाता था। तो व्याकरण के जो नियम थे, जो बड़े बड़े नियम थे, उनको छोटे छोटे सूत्रों में बांध करके इस विधि के माध्यम से विद्यार्थियों को व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। तो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न, और इसमें यह भी ध्यान देना, इस सूत्र विधि ये किसका रूप है? ये निगमन विधि का रूप है। अगर आए ना ये किसका रूप है, तो निगमन विधि का रूप है। ये भी निगमन विधि का ही रूप है, क्योंकि जिस प्रकार निगमन विधि में पहले विद्यार्थियों को नियम बताए जाते हैं और फिर उदाहरण दिए जाते हैं, वैसे ही सूत्र विधि में पहले विद्यार्थियों को नियम से परिचित करवाया जाता है और फिर सूत्र उदाहरण दिए जाते हैं। तो अगर आपके प्रश्न आए कि निगमन विधि का कौन सा रूप है, तो इस सूत्र विधि भी निगमन विधि का ही रूप है। निगमन विधि के देखो 2 रूप है। एक तो ये सूत्र विधि भी निगमन विधि के अंतर्गत ही आती है और दूसरा है पाठ्य पुस्तक विधि। अब ये देखो ये दोनों विधियां हैं ये निगमन विधि में, अर्थात दोनों में पहले नियम बताए जाते और फिर उदाहरण दिए जाते। तो ये दोनों निगमन विधि के रूप है, सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। अगला प्रश्न, नववाणी भाषा के इस रूप को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। नंबर 1 शुद्ध उच्चरित भाषा, नंबर 2 शुद्ध व्याकरण संबद्ध भाषा, नंबर 3 शुद्ध साहित्यिक भाषा और नंबर 4 सभी। तो नववाणी शुद्ध उच्चरित भाषा है, वो हमारे सामने प्रस्तुत करती है। नववाणी कहो चाहे आकाशवाणी कहो चाहे रेडियो कहो, उसके द्वारा शुद्ध उच्चरित भाषा है वो हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न, किस विधि में
बालक आंख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग एक साथ करता है? नंबर 1 मोंटेसरी विधि, नंबर 2 पैरालॉजी विधि, नंबर 3 जैकरॉथ विधि और नंबर 4 कोई नहीं। तो इस प्रश्न का अगर ये सभी लेखन की विधियां हैं मोंटेसरी विधि, मोंटेसरी विधि में विद्यार्थी के सभी अंग काम करते हैं, उसमें आंख, हाथ और कान तीनों की भूमिका रहती है, तो ये मोंटेसरी विधि, और इसका प्रचलन किया था मारिया मोंटेसरी ने। ये पैरालॉजी नहीं है, इसका सही रूप है पेस्ट्रोलॉजी विधि, इसको पेस्ट्रोलॉजी विधि कहते हैं। और ये जैकरॉथ नहीं है, शुद्ध रूप है इसका जैकटॉट, जैकटॉट विधि। जैकटॉट विधि जिसमें शुद्ध लेखन के बारे में बताया जाता है, ये शुद्ध लेखन से संबंधित है। ये पेस्ट्रोलॉजी एक अनुकरण विधि का ही रूप है, जिसमें वर्णों के खंड को आपस में अनुकरण द्वारा मिला करके लिखना सिखाया जाता है। और मोंटेसरी विधि जिसकी प्रतिपादक मारिया मोंटेसरी है, जिसमें लेखन के बारे में, जिसमें सभी अंग काम करते हैं, जिसमें रेखाएं खींचना सिखाया जाता है, जिसमें रेजमाल की गत्ते का प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा लेखन सिखाया जाता है। अगला प्रश्न, अ का उच्चारण करना दोष है? ज्ञान संबंधी, नंबर 2 मनोवैज्ञानिक संबंधी, नंबर 3 अभ्यास संबंधी और नंबर 4 विज्ञान संबंधी। अब अगर कोई अ को उच्चारण करता है तो ये उसका अभ्यास संबंधी, उसका अभ्यास ऐसे हो चुका है, इसके कारण ही अ का उच्चारण होता है। इसलिए अगर आपको कोई कारण पूछे, दोष पूछे तो अभ्यास का दोष है। अगर अभ्यास के द्वारा उसको हम वापस से अ को अ कहना, अ को अ कहना सिखा सकते हैं। अगला प्रश्न, बालकों के लिए सबसे कठिन है? नंबर 1 बोलना, नंबर 2 सुनना, नंबर 3 लिखना और नंबर 4 पढ़ना। तो सबसे कठिन काम बच्चों के लिए लिखना होता है। वो बोल लेते हैं, वो सुन भी लेते हैं, वो पढ़ भी लेते हैं, परंतु लिखने में उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए विद्यार्थियों के लिए सबसे कठिन जो काम है वो लेखन वाला काम है। अगला प्रश्न, बार बार प्रयोग करने पर यदि कोई परीक्षण समान परिणाम दे तो वो कहलाता है वैध, विश्वसनीय, व्यापक, वस्तुनिष्ठ। अगर बार बार प्रयोग करे और उसके बाद भी अगर समान परिणाम आए तो वो क्या कहलाता है? उसका कौन सा गुण होगा? वो विश्वसनीय परिणाम होगा, उसमें विश्वसनीयता वाला गुण होता है। अगला प्रश्न, बाल उद्यान शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है? पेस्ट्रोलॉजी, नंबर 2 फ्रोबेल, नंबर 3 मोंटेसरी और नंबर 4 एलेन। तो बाल उद्यान आगे दे रखा है एक किंडरगार्टन, ये विकल्प के साथ भी आपके उत्तर दे रखा है बाल उद्यान। इसको बाल उद्यान या बालोद्यान भी कहते हैं। ये बालोद्यान विधि भी कहलाती है, किंडरगार्टन भी जिसको हम कह सकते हैं, ये फ्रोबेल ने प्रतिपादित की। इस विधि के माध्यम से विद्यार्थियों को बाल गीतों के माध्यम से खेल खेल के द्वारा शिक्षण करवाया जाता है। इस विधि में ये बताया गया है कि जिस प्रकार माली पौधों की उचित देखभाल करता है तो पौधों का स्वतः ही विकास होता है, स्वाभाविक विकास होता है, वैसे ही शिक्षक विद्यालय में ऐसा वातावरण उपस्थित करे जिससे बच्चों का स्वतः ही विकास होगा है, उसको विकास करने की आवश्यकता नहीं। तो ये छोटे विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त विधि है जिसमें खेल खेल के माध्यम से, जिसमें बाल गीतों के माध्यम से विद्यार्थियों का शिक्षण करवाया जाता है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण में बांटा था? नंबर 1 ब्लूम, नंबर 2 मन, नंबर 4 प्लूटो
और नंबर 4 जॉन डीवी। तो सही है इसमें ब्लूम। ये जो ब्लूम महोदय है, इन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिभागों में, त्रिरूप में, त्रिकोण में बांटा था। किसने? ब्लूम ने। तो त्रिकोण वाला अगर रूप आए तो आप याद रखना कौन से मास है? ब्लूम मास है। अगला प्रश्न, जब किसी प्रश्न का उत्तर सभी छात्रों द्वारा दे दिया जाए तो वो नहीं होगा। नंबर 1 विश्वसनीय, नंबर 2 वेद, नंबर 3 विभेदकारी और नंबर 4 वस्तुनिष्ठ। तो आपके सही विकल्प होगा विभेदकारी। वो विभेदकारी नहीं होगा। अगर एक ही प्रश्न का सही उत्तर सभी छात्र दे रहे हैं तो विभेदकारी नहीं होगा। अगला प्रश्न, शिक्षण में ब्लूप्रिंट है शिक्षण की आधारशिला, नंबर 2 विद्यालय की आधारशिला, नंबर 3 छात्रों की आधारशिला और नंबर 4 प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। तो शिक्षण में जो ब्लूप्रिंट होता है वो आपको ध्यान देना है कि प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है। हम प्रश्न पत्र बनाते हैं ना, उससे पहले जो कार्यविधि करते हैं वो एक तरह से आधारशिला है। किसकी? प्रश्न पत्रों के बनाने की, उसकी रचना करने की, निर्माण की। तो सही उत्तर है आपके प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। अगला प्रश्न, पाठ योजना की पंचपदी प्रस्तुत की हर्बर्ट ने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने, मोजलो के और किलपैट्रिक ने। तो सही है आपके हर्बर्ट ने। हर्बर्ट की पंचपदी के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्होंने पाठ योजना प्रस्तुत की। इसमें 5 पद है। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापक की गलतियों को दूर करना, छात्रों की कमियों का निदान करना, छात्र को ज्ञान देना, छात्र को औषधि ज्ञान देना। तो उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या किया जाता है? छात्रों की जो कमियां हैं उसको दूर किया जाता है। गलतियां जो विद्यार्थी कर रहे हैं, अशुद्धियां कर रहे हैं, उस गलतियों को दूर करने का कार्य किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में। तो याद रखना 2 शब्द है। एक तो आपके आता है निदानात्मक। ये निदानात्मक आपके परीक्षण है, ये परीक्षण है। तो शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना ये निदानात्मक परीक्षण के द्वारा संभव होता है कि विद्यार्थी क्यों पिछड़ रहा है, शिक्षण में उनके सामने क्या समस्या आती है, इसका पता लगाना ये निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। और जो विद्यालय में विद्यार्थियों के सामने जो शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करते हुए, उन कमियों को दूर करते हुए उनका निदान किया जाता है, उन अशुद्धियों को, उन गलतियों को दूर किया जाता है, वो होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो ध्यान देना, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या किया जाता है कि छात्रों की जो कमियां है उसका निदान किया जाता है, उसको दूर किया जाता है। अगला प्रश्न, निगमन विधि है मनोवैज्ञानिक, अमनोवैज्ञानिक, कुछ स्पष्ट नहीं, सबसे अमानक। तो निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक है। ध्यान देना, जो विधि बाल केंद्रित नहीं होती है वो हमेशा अमनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आती है। तो निगमन विधि भी ये बाल केंद्रित नहीं है, शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें बच्चों पर विशेष पहले ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। इसमें रटने पर जोर दिया जाता है। ये नीरस है, इसलिए अमनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार नहीं है रेखीय या शाखीय, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, मैथेटिक्स अनुदेशन या अनुरूपीय शिक्षण अनुदेशन। ये 3 तो है, ये चौथा जो है वो अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न, बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों, नंबर दे रखा है प्रश्न विकल्प, को अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। नंबर 2,
के मन से भय एवं झिझक की भावना निकालनी चाहिए। नंबर 3 को अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। और नंबर 4 दे रखा है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि अगर कोई विद्यार्थी बोलने में कठिनाई अनुभव कर रहा है तो ऐसे छात्रों को हमें क्या करना चाहिए? तो उनको भाई अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर भी मिलना चाहिए, ये सही है। कि मन में अगर किसी प्रकार का भय है, झिझक है, तो ऐसी भावना भी बाहर निकालनी चाहिए, ये भी आपके सही है। को अभ्यास के समुचित, ये समुचित गलत दे रखा है, शुद्ध है समुचित। को अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, ये भी सही है। इसका मतलब ये तीनों बातें सही है, तो आपके सही क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी जो तथ्य है वो सही है। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? 1 नंबर दे रखा आदेशात्मक, नंबर 2 दे रखा है अनुदेशनात्मक, नंबर 3 है आपके नकारात्मक और नंबर 4 है सैद्धांतिक। तो हम जो उपचारात्मक शिक्षण करते हैं वो कैसा कार्य है, किस प्रकार का शिक्षण का कार्य है? तो आदेशात्मक है नहीं, वो अनुदेशात्मक है। अनुदेशनात्मक अर्थात वो सुधारात्मक है, सुधार के हिसाब से किया गया कार्य है, तो आपके सही होगा अनुदेशनात्मक कार्य है, न कि आदेशात्मक है, न कि उसमें नकारात्मकता है, न कि उसमें सैद्धांतिकता है। तो सही आपके विकल्प होगा अनुदेशनात्मक। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? नंबर 1 स्व परीक्षण, नंबर 2 पाठ्य पुस्तक परीक्षण, नंबर 3 निदानात्मक परीक्षण और नंबर 4 व्याख्यान परीक्षण। अब प्रश्न को समझना। प्रश्न पूछा गया उपचारात्मक शिक्षण का आधार, उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? तो आपको बताना कि उससे पहले क्या किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। विद्यार्थियों के सामने कौन सी समस्या, उस समस्याओं का पता लगाया जाता है और पता लगाने के बाद उन कठिनाइयों को दूर किया जाता है, वो आपके उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आए तो भी अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना और बाद में उसको बताना है कि निदानात्मक परीक्षण ये उपचारात्मक शिक्षण से पहले होता है। तो उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या हो गया? निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना और 4 है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो आपके चौथा विकल्प सभी में सही है कि प्राथमिक स्तर पर अगर भाषा सिखाने की हमें सर्वश्रेष्ठ विधि जो काम में लेनी है तो आपको बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए, ये सही होगा। अगला प्रश्न, बच्चे प्रारंभ से ही खाली जगह छोड़ी हुई क्या होने चाहिए? नंबर 1 एक भाषिक होते हैं, नंबर 2 द्विभाषिक होते हैं, नंबर 3 बहुभाषिक होते हैं और नंबर 4 भाषा में कमजोर होते हैं। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आए कि बच्चे प्रारंभ से क्या होते हैं, तो सही होता है कि बच्चे प्रारंभ से बहुभाषिक होते हैं, अनेक भाषाओं वाले होते हैं, अनेक भाषा जानने वाले होते हैं। तो शुरू से ही बहुभाषिक, तो तीसरा विकल्प आपके सही होगा। अगला प्रश्न, बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि और नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार प्रश्न आए तो प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना कि क्या पूछा गया कि बालक को उसके वातावरण पर आधारित जो ज्ञान देना है उसके लिए हम कौन सी विधि काम में लेंगे? तो आपके सही होगा अवलोकन। अवलोकन यानी निरीक्षण, देखने वाली विधि। बच्चे को अधिक से अधिक देखने का अवसर मिलेगा ना, तो ज्ञान देने की उपयुक्त विधि होगी अवलोकन विधि। अगला प्रश्न, रचना में शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है सुव्यवस्थित रूप में,
अभिव्यक्ति के रूप में, भावात्मक रूप में और अभिव्यंजनात्मक रूप में। अब अगर हम रचना कर रहे हैं तो उसमें जो शब्द काम ले रहे हैं उसको किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है, अगर सुव्यवस्थित करने के लिए या अभिव्यक्ति के रूप में। तो अगर रचना में अगर शब्दों को प्रयुक्त किया जा रहा है तो किसके लिए, अभिव्यक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, न कि उसको व्यवस्थित क्रम देने के लिए, न कि भावात्मक रूप में, न कि अभिव्यंजना के लिए। अगला प्रश्न, कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है? नंबर 1 निगमन विधि, नंबर 2 आगमन विधि, नंबर 3 भाषा संसर्ग विधि, नंबर 4 प्रयोग प्रणाली। तो आपके प्रश्न के अनुसार सबसे प्राचीन और परंपरागत दो बातें पूछी गई। तो आपको बताना जो निगमन विधि है वो सबसे प्राचीन भी है और सबसे परंपरागत विधियों के अंतर्गत भी आता है। हाँ, अगर ऐसा प्रश्न आए कि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वो आपको आगमन विधि बताना है। जबकि सबसे प्राचीन अगर कहे, अगर परंपरागत कहे, तो वो आपकी निगमन विधि है। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक की भाषा आगे डैश करके कैसी होनी चाहिए? नंबर 1 बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। नंबर 2 दे रखा है तत्सम प्रदान होनी चाहिए। नंबर 3 है तद्भव प्रदान होनी चाहिए। और नंबर 4 दे रखा है अधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। अब बताना आपको पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो देखो, आपके 1 नंबर सही है कि बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती भाषा होनी चाहिए। बच्चे घर में कैसी भाषा बोलते हैं, उसके समुदाय में कैसी भाषा बोली जाती है, वही भाषा पाठ्य पुस्तक की भाषा होनी चाहिए, जिससे बच्चा जल्दी से अधिगम कर सकता है, सरस भी होती है, रोचक भी होती है, उसको आनंद भी आता है। अगला प्रश्न, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? नंबर 1 जो बहुत छोटी हो, नंबर 2 जिसमें बहुत सारे पात्र हो, नंबर 3 जिसमें 2 ही पात्र हो, और नंबर 4 है कि जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। अब आपको देखना है कि कक्षा कौन सी है। कक्षा 1 और 2 छोटे विद्यार्थियों के लिए कैसी कहानी आपको प्रस्तुत करनी होगी। तो आपको बताना कि जिसके शब्दों में, जिसके वाक्यों और घटनाओं का जो वर्णन कर रहे हैं उसके साथ क्या हो, चित्र हो, चित्रात्मक शैली वाली जो कहानी होगी। क्योंकि सबसे पहले बच्चा किसका पठन करता है, चित्र पठन करता है। तो ऐसी कहानी का हमें चयन करना है जो चित्रात्मक होती है। कैसी कहानी होती है, चित्रात्मक होती है। अगर हम जो शब्द बोले उसके साथ चित्र प्रस्तुत करें, जो वाक्य बोले उसके साथ चित्र हो, जो घटना प्रस्तुत करे उसके साथ चित्र हो, तो चित्रात्मक कहानी को बच्चों के सामने रखना चाहिए। उस कहानी का हमें चयन करना चाहिए। अगला प्रश्न, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? नंबर 1 जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, जो नंबर 2 सुंदर तथा आकर्षक हो, नंबर 3 बालक को विचलित करने वाली, और नंबर 4 बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली। अब प्रश्न क्या पूछा गया, थोड़ा ध्यान से प्रश्न को समझना कि दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए। अधिकतर क्या नहीं, वो दिखाई देता ही नहीं है, वो सोचते हैं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो भाई जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे वो तो होनी चाहिए। सुंदर तथा आकर्षक वो भी होनी चाहिए। नंबर 3 है बालक को विचलित करने वाली, वो नहीं होनी चाहिए। बालक का मन उसमें लगे, ऐसी शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, न कि बालक को विचलित करने वाली, बालक की रुचि बढ़ाने वाली। तो तीनों तो सही है। और ये तीसरा जो विकल्प है ये गलत है कि विचलित करने वाली दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? विकल्प दे रखा है
बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। नंबर 2, पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास। नंबर 3, श्रवण कौशल का विकास। नंबर 4, लेखकों से परिचय। अब प्रश्न है कि बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराना है, उसका लाभ क्या है? तो लाभ सबसे है कि भाई बच्चों को जो विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, ये बाल साहित्य उपलब्ध कराएंगे, इससे ये बच्चों को फायदा होने वाला है। तो ये आपके सही है, बच्चों को विविधतापूर्ण अलग अलग भाषा से संबंधित सामग्री पढ़ने का क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? नंबर 1 दे रखा है, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। नंबर 2, विविध भाषा हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। नंबर 3, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। और नंबर 4, कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो। अब वैसे देखें तो ये सभी होने चाहिए, परंतु एक बात में बात आ गई, कौन सा? नंबर 2 कि हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, विविधता वाला रूप शामिल हो, जिसमें कहानियां भी हो सकती है, जिसमें निबंध भी हो सकता है ना, छोटे छोटे लेख भी हो सकते हैं, चित्र भी हो सकते हैं, जिसमें उपदेश भी हो सकता है, अलग अलग ऋतु के अनुसार विषय वस्तु भी अलग अलग हो सकती है। तो आपको विशेष ये ध्यान देना कि वो कैसा रूप हो भाई? वैविध्यपूर्ण। तो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय हमें किस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि इसमें हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, अलग अलग विविधता वाले रूप शामिल हो, वो पाठ्य पुस्तक अच्छी रहती है, बच्चे आकर्षित भी होते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। नंबर 1, पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। नंबर 2, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। नंबर 3, कक्षा और कक्षा के बाद बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। और नंबर 4, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। तो आपकी तीसरा, सर्वाधिक में अगर बात आए, हालांकि सभी बातें होनी चाहिए, परंतु सर्वाधिक में अगर बात आए, सर्वाधिक अपेक्षा अगर करें तो भाई कक्षा और कक्षा के बाद बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसके अवसर मिलना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न, वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है। नंबर 1, शिक्षक के लिए। नंबर 2, छात्रों के लिए। नंबर 3, अभिभावक के लिए। और नंबर 4, विद्यालय के लिए। तो वार्षिक योजना तो किसके लिए उपयोगी होती है? देखते विदित हो जाता है शिक्षक के लिए, क्योंकि वार्षिक योजना बनाता कौन है? शिक्षक ही बनाता है। बनाने वाला शिक्षक उपयोगी उसी के लिए होती है, क्योंकि वो उसी के अनुरूप शिक्षण करवाता है। तो अगर पूछे कि भाई हम जो वार्षिक योजना बनाते हैं या इकाई योजना बनाते हैं, वो किसके लिए उपयोगी होती है? मासिक योजना बनाते हैं, साप्ताहिक योजना बनाते हैं, तो वो शिक्षक के लिए उपयोगी होती है। अगला प्रश्न, हर्बर्ट की पाठ योजना में कौन सा क्रम नहीं है? स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और अनुशासन। तो आपको विदित हो रहा है कि स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था सब है, अनुशासन नहीं है। अगला प्रश्न, रायबर्न किस कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा मानते हैं? नंबर 1 5वीं से, नंबर 2 6वीं से, नंबर 3 9वीं से और नंबर 4 10वीं से। तो इसका सही विकल्प है रायबर्न के अनुसार कि 9वीं कक्षा से व्याकरण की विद्यार्थियों को शिक्षा देनी चाहिए, 9वीं कक्षा से। तो रायबर्न महोदय का विचार यह है कि विद्यार्थियों को 9वीं कक्षा से व्याकरण की शिक्षा देनी चाहिए। अगला प्रश्न, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? नंबर 1 व्याकरण के सूत्र, नंबर 2 नियमित ज्ञान,
नंबर 3 शुद्ध व्याकरण और नंबर 4 है व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान। तो भाई 4 नंबर व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान सिखाना ये जरूरी है। कौन सी कक्षा में भाई? माध्यमिक कक्षा में। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? 1 नंबर पूछा गया है व्याकरणिक नियमों को, नंबर 2 सीखने की क्षमता का आकलन को, नंबर 3 काव्य सौंदर्य को, नंबर 4 निबंध लिखने की योग्यता को। तो हिंदी भाषा का अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा महत्व है वो सीखने की क्षमता का आकलन, इसको देंगे, न कि व्याकरणिक नियमों को या काव्य सौंदर्य को या निबंध लिखने की योग्यता। बच्चा कितना, उसकी सीखने की क्षमता क्या है, वो हमारा मूल्यांकन का सबसे ज्यादा महत्व देना है, उसकी क्षमता को पहचानना। अगला प्रश्न, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? लिखित परीक्षा, नंबर 2 मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, नंबर 3 पढ़े गए नाटक का मंचन, नंबर 4 पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। अब अगर हमें नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन है तो उसमें हम कौन सी बात विशेष महत्वपूर्ण होगी? लिखित परीक्षा वो हो नहीं सकती, मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना ये भी नहीं, पढ़े गए नाटक का जो मंचन है वो विद्यार्थी कैसे करता है, वो हमें CCE या सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत इसको सबसे ज्यादा महत्व देना है, क्योंकि नाटक का जो प्राण तत्व होता है वो अभिनय तत्व होता है। तो हमें उस अभिनय तत्व पर, जो पढ़े गए नाटक का विद्यार्थी मंचन कैसे करता है, उस पर हमें विशेष जोर देना है, ध्यान देना है। अगला प्रश्न, पढ़ने का प्रारंभ आगे प्रश्नवाचक है, कब से होना चाहिए, किससे होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो दे रखा है पढ़ने का प्रारंभ नंबर 1 वर्णमाला से होना चाहिए, नंबर 2 कहानियों से होना चाहिए, नंबर 3 कविताओं से होना चाहिए और नंबर 4 अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो पढ़ने का जो प्रारंभ है वो याद रखना है कि अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, जिसका कोई अर्थ निकले, अर्थपूर्ण सामग्री से पढ़ने का प्रारंभ होना चाहिए। अगला प्रश्न, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को अधिक महत्व देंगे? संवादात्मक कहानी, नंबर 2 कविता, नंबर 3 एकांकी और नंबर 4 निबंध। किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को, याद रखना प्रश्न क्या है, मौन पठन को महत्व देंगे। अब अगर कोई संवादात्मक कहानी है, संवाद वाली कहानी है, तो उसमें मौन पठन को महत्व देंगे क्या? नहीं, इसमें नहीं दे सकते। कविता, अब कविता पढ़ने में अगर कहें कि मौन रख करके कविता पढ़े, इसको महत्व देंगे क्या? नहीं। एकांकी अगर कहें तो एकांकी में भी संवाद महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसमें भी मौन पठन को महत्व नहीं देंगे। तो नंबर 4 होगा कौन सा? निबंध। अगर निबंध को पढ़ना है तो हम विद्यार्थी को कहेंगे कि भाई मौन रह करके मौन पठन आपको करना है। अगला प्रश्न, भाषा अर्जित कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य है। भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का। अगर भाषा अर्जित कार्यक्रम, अब प्रश्न को समझना है कि भाषा का अर्जित करना, भाषा अर्जन करना, उसके जो हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो कहाँ, कक्षा में या प्रयोगशाला में या पाठ्य पुस्तक में या समाज में? तो आपको बताना समाज के द्वारा ही अधिक से अधिक विद्यार्थी भाषा का अर्जन करता है। अगला प्रश्न, सहशैक्षिक कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य है। बालक का बौद्धिक विकास करना, नंबर 2 बालक का मानसिक विकास करना, नंबर 3 सर्वांगीण विकास करना
और नंबर 4 शारीरिक विकास करना। तो सहशैक्षिक कार्यक्रमों का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आपके सर्वांगीण विकास। अब ये जो बातें चारों सही है, मगर चारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, ये सभी में जो शामिल हो जाए। तो सर्वांगीण विकास अगर हम बात करते हैं तो उसमें बालक का बौद्धिक विकास भी होगा, बालक का मानसिक विकास भी होगा, बालक का शारीरिक विकास भी होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आए ना तो जल्दबाजी नहीं करना है कि बालक का बौद्धिक विकास करना ही सही है। सही तो है, मगर आगे भी देखना चाहिए कि इससे भी और अधिक सही कौन सा हो सकता है। अब बालक का मानसिक ये भी सही है, मगर जब सर्वांगीण आ गया तो ये सभी इस बातें इसमें शामिल हो गई, तो आपकी विकल्प सही कौन सा होगा, सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न, कक्षा कार्य की उपयोगिता है। नंबर 1, बालकों के व्यस्त रहने के कारण अनुशासन बना रहता है। नंबर 2, सीखा हुआ ज्ञान पक्का होता है। नंबर 3, छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। और नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो इसमें ये जो है ना कक्षा कार्य सभी, ये सभी बातें होनी चाहिए। बालक व्यस्त भी रहते हैं, कक्षा में अनुशासन भी रहता है, जो ज्ञान सीखा वो पक्का भी होता है, छात्रों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो ये सभी बातें सही है, इसलिए आपके विकल्प होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं? सूत्र विधि, संस्कृत विधि, आगमन विधि और भाषा संसर्ग विधि। तो प्रयोग विधि का किसका रूप है? ये आगमन विधि का रूप है। इस बार प्रश्न भी ऐसे पूछे जाते हैं कि आगमन विधि के रूप है। ये आगमन विधि है, इसके 2 रूप मिलते हैं। आगमन विधि के 2 रूप में, एक तो प्रयोग विधि और एक है सहयोग विधि। ये सहयोग विधि, ये दोनों रूप मिलते हैं, क्योंकि दोनों में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, नियम दोनों में बाद में बताए जाते हैं। तो जहां पहले उदाहरण और फिर नियम, वो किसके रूप हो गए, किस विधि के रूप हो गए? आगमन विधि के। और जब पहले नियम और फिर उदाहरण, तो किसके रूप हो गए? निगमन विधि के। तो इस प्रकार यदि प्रश्न आए कि आगमन विधि के कितने रूप है, भाई 2 रूप है, एक प्रयोग विधि और एक सहयोग विधि। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। नंबर 1, प्रेरणा का सिद्धांत। नंबर 2, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। नंबर 3, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। और नंबर 4, उक्त सभी। तो आपकी ये भाषा शिक्षण के सभी सिद्धांत है। प्रेरणा का भी सिद्धांत है, क्रिया द्वारा सीखने का भी है, जीवन से जोड़ने का भी है, अनुकरण का सिद्धांत भी है, मौखिक बोलचाल का भी सिद्धांत भी है, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत भी है, बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत भी है, अभ्यास का सिद्धांत भी है। ये सभी भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। नंबर 1, अंत्याक्षरी। नंबर 2, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना। नंबर 3, अनुभव बांटना व बातचीत। और नंबर 4, किताब पढ़ना। अब प्रश्न क्या पूछा गया कि अगर विद्यार्थी की मौखिक भाषा का आकलन करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका हम क्या कर सकते हैं? तो उसके साथ हम अनुभव बांटेंगे, उससे हम बातचीत करेंगे, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि उसकी अभिव्यक्ति कैसे है। तो बहुत ही बढ़िया अच्छा प्रश्न है कि अगर मौखिक भाषा का आकलन करना है तो हमें उनके साथ अनुभव बांटने होंगे, हमें उनके साथ बातचीत करनी होगी, तब हमें उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का पता चल सकता है। अगला प्रश्न, परस्पर बातचीत मुख्यतः नंबर 1, सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। नंबर 2, पढ़ने लिखने में सहायक है। नंबर 3, समय की बर्बादी है। और नंबर 4, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। अब प्रश्न क्या है, अगर हम परस्पर बातचीत करते हैं, वो मुख्यतः क्या हो? सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। ये विकास 2 बार आ चुका है,
विकास में सहायक है। तो सुनने और बोलने के इन दोनों कौशलों के विकास में परस्पर बातचीत क्या होगी, सहायक होगी। अगर हम आपस में बातचीत करते हैं तो श्रवण कौशल का भी विकास होता है और परस्पर बातचीत करने से उसके बोलने के कौशल का भी विकास होता है। तो ये दोनों कौशलों के विकास में सहायक है कौन सी, परस्पर बातचीत। तो याद रखना, जो हम परस्पर बातचीत करते हैं इन दो कौशलों का विकास होता है, श्रवण कौशल का और उच्चारण कौशल का। अगला प्रश्न, पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 1 उच्चारण की शुद्धता, नंबर 2 अर्थ ग्रहण करना, नंबर 3 लिपि चिन्हों की जानकारी और नंबर 4 द्रुत गति से पढ़ना। अब देखो प्रश्न में पढ़ना कौशल, अब पढ़ना कौशल में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण बात है वो होता है अर्थ ग्रहण करना। विद्यार्थी को अर्थ ग्रहण आना चाहिए, यानी अगर पढ़ रहा है तो पढ़ना में महत्वपूर्ण क्या है कि पढ़ने के साथ अर्थ ग्रहण करना, वाचन के साथ अर्थ ग्रहण करना, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर ऐसे प्रश्न आए तो उसमें देखना कि अर्थ ग्रहण करना पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये सभी है मगर उसमें अगर आए तो अर्थ ग्रहण करना 1 नंबर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। नंबर 1 भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, नंबर 2 समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, नंबर 3 परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर और नंबर 4 कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक जो बल है वो समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर विशेष बल दिया, सबसे अधिक बल दिया। अगला प्रश्न, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 1 वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान, नंबर 2 शब्दों को पढ़ने की कुशलता, नंबर 3 वाक्यों की पढ़ने की कुशलता और नंबर 4 पढ़ी गई पाठ्य पुस्तक का अर्थ ग्रहण करना। तो अभी जैसे पहले भी प्रश्न आया था, ये उसी का ही विस्तृत रूप है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो वो अभी वही जो बात है कि पढ़ी गई पाठ्य पुस्तक का जो पढ़ी गई सामग्री है उसका अर्थ ग्रहण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये इस प्रकार भी अगर घुमा फिरा के प्रश्न पूछे तो भी आप पढ़ी गई पाठ्य पुस्तक का अर्थ ग्रहण करना, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण में आता है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में पूछे गए प्रश्न होने चाहिए। नंबर 1 विषय वस्तु के जटिल प्रश्न, नंबर 2 पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न, नंबर 3 गृह कार्य से संबंधित प्रश्न और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो प्रस्तावना में कैसे प्रश्न होने चाहिए, तो आपको बताना पूर्व ज्ञान पर आधारित। विद्यार्थी पहले कितना जानता है उसके आधार पर प्रश्न होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न होने चाहिए प्रस्तावना में। तो अगर आपकी प्रश्न आए कि प्रस्तावना में कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए तो पूर्व ज्ञान पर आधारित। अगला प्रश्न, कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। मॉन्टेसरी, डाल्टन, प्रोजेक्ट, नाटक। तो ये जो प्रोजेक्ट पद्धति है वो बड़े विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है, बाकी सभी हम छोटे विद्यार्थियों के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट सही। अगला प्रश्न, दृश्य श्रव्य साधनों से संबंधित खोज के आधार पर क्या सत्य है। पहला दे रखा है कि हम स्मरण रखते हैं 30% जो हम देखते हैं। नंबर 2 हम स्मरण रखते हैं 50% जो हम सुनते हैं। नंबर 3 हम स्मरण रखते हैं 90% उसका जिसमें हम सक्रियतापूर्वक विचार विमर्श अथवा अभ्यास करते हैं। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये जो तीनों बातें वो सभी सही है, तो आपकी सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। फिल्म, एपिडायोस्कोप, बुलेटिन बोर्ड,
और फिल्म खंड। तो प्रक्षेपक सामग्री नहीं है, देखते विदित हो रहा है कि जो बुलेटिन बोर्ड है उसका कोई प्रक्षेपण नहीं होता है। बाकी फिल्म है, एपिडायोस्कोप है, फिल्म खंड है, सबका प्रक्षेपण किया जाता है, मगर ये है ना बुलेटिन बोर्ड, इसका प्रक्षेपण नहीं किया जाता है, इसलिए सही उत्तर होगा आपके बुलेटिन बोर्ड। अगला प्रश्न, एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? नंबर 1, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। नंबर 2, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। नंबर 2, बच्चों को व्याकरण सिखाना। नंबर 4, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग। तो एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आपको इस बात पर अधिक बल देना है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, अधिक से अधिक अवसर बच्चों को भाषा प्रयोग के मिलने चाहिए। ये इस बहु सांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका विशेष दायित्व बनता है, इस बात को आपको महत्व देना है। अगला प्रश्न, ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? स्वरागम, स्वर भक्ति, स्वर लोप और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपकी आएगा स्वर लोप। स्वर का हमने लोप कर दिया। शब्द ईश्वर है, ईश्वर को हमने ईश्वर कहा, तो ये स्वर लोप है। स्वरागम से मतलब ये होता है कि स्वर का आगम। जैसे मान लो शब्द है 11, अब ये 11 शब्द है, इसके आगे आगे हम ई जोड़ देते हैं, तो ये स्वरागम हो गया, स्वर का आगम हो गया। और इस प्रकार अगर हम इसको 11 बोलते हैं तो ये किस प्रकार का उच्चारण दोष है? ये स्वरागम। स्वर भक्ति, स्वर भक्ति में आपको ये आएगा, इसमें विस्तार करना। जैसे मान लो शब्द है राजेंद्र, अब राजेंद्र में ये जो द आधा है, इसको अगर हम पूरा बोलते हैं ऐसा राजेंद्र, तो इस प्रकार का दोष होगा, वो स्वर भक्ति में आता है। और स्वर लोप यानी बीच में जो स्वर है उसका हम लोप कर देते हैं। जैसे अगर मान लो शब्द है उसको, और अगर हम उसको गलती से उसको बोलते हैं तो ये आपकी स्वर लोप होगा। जैसे आप इसको और बता सकते हो, जैसे शब्द है आपकी गलती, शुद्ध शब्द है गलती, और गलती को अगर हम गलती बोलते हैं तो ल में अ है, उसका अगर हम लोप कर देते हैं तो ये स्वर लोप होता है। इसी प्रकार ईश्वर शब्द है, उसको ईश्वर हम बोलता है, ये स्वर लोप के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, भाषा के व्याकरण की समझ को नंबर 1 केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। नंबर 2 निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। नंबर 3 संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। और नंबर 4 केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो इस प्रकार यदि प्रश्न पूछे कि अगर मैं बच्चों के भाषा के व्याकरण की समझ को देखना है तो हमें संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। कोई संदर्भ देख करके, संदर्भ का हवाला लेते हुए फिर व्याकरण की समझ को हम बच्चों को द्वारा परख सकते हैं, बच्चों में परख सकते हैं। अगला प्रश्न, श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा है। ये विधा, विद्या नहीं, विधा, शुद्ध शब्द क्या है? विधा, प्रकार। पद्य शिक्षण, नंबर 2 नाटक शिक्षण, नंबर 3 कहानी शिक्षण और नंबर 4 गद्य शिक्षण। अब प्रश्न क्या है कि श्रोता के मनोभावों को प्रभावित करने वाली,
तो श्रोता के मनोभावों को प्रभावित करने वाली जो विधा है वो पद्य शिक्षण है। पद्य शिक्षण के माध्यम से हम जान सकते हैं, श्रोता के मनोभावों को पहचान सकते हैं, उससे हम परिचित हो सकते हैं और श्रोता के मनोभावों को प्रभावित किया जा सकता है। किस विधा के द्वारा? पद्य शिक्षण के द्वारा, कविता के द्वारा। अगला प्रश्न, अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए वैयक्तिक वाचन को कहते हैं। ये वैयक्तिक नहीं है, वैयक्तिक है। शुद्ध क्या है आपके? वैयक्तिक। वैयक्तिक वाचन को कहते हैं नंबर 1 सामूहिक वाचन, नंबर 2 आदर्श वाचन, नंबर 3 अनुकरण वाचन और नंबर 4 सस्वर वाचन। तो आपकी शुद्ध होगा आदर्श वाचन। अध्यापक जो वैयक्तिक वाचन करता है उसको क्या कहते हैं? आदर्श वाचन। और जो छात्र करेगा वो उसको अनुकरण वाचन कहते हैं। तो आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा किया जाता है और अनुकरण वाचन है वो छात्रों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, दृश्य श्रव्य सामग्री को मुख्यतः कितने भागों में और वो भी किसके आधार पर? इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर बांटा गया है। 6, 2, 3, 4। पहला भी इसके बारे में प्रश्न हमने बात की थी। 3 भागों में दृश्य श्रव्य सामग्री को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक दृश्य सामग्री, एक श्रव्य सामग्री और एक दृश्य श्रव्य सामग्री। अगला प्रश्न, पैनल चर्चा में जिस भूमिका की आवश्यकता नहीं है वह है, किसकी भूमिका नहीं होती पैनल चर्चा में? अनुदेशक, नंबर 2 अध्यापक, नंबर 3 अध्यक्ष और नंबर 4 शिक्षार्थी या जो श्रोतागण। तो इसमें अध्यापक की जो भूमिका है वो कुछ नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। बाकी अनुदेशक भी होना चाहिए, अध्यक्ष भी होता है और श्रोता या शिक्षार्थी भी होना चाहिए। अगला प्रश्न, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना, नंबर 2 समय सीमा के भीतर पाठ्यपुस्तक पूर्ण करना, नंबर 3 बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय कराना और नंबर 4 है बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। प्रश्न क्या है? एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या जिम्मेदारी महसूस करते हो? तो ऐसे तो है, मगर ये जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय करवाना। भाषा के जो विविध रूप है, उनके जो स्वरूप है, उनसे परिचय करवाना हमारी विशेष जिम्मेदारी बनती है। बाकी पाठ्यक्रम पूरा करना है या पाठ्य पुस्तक को पूरा करना, ये सब है, मगर सबसे ज़्यादा विशेष हमारी इस बात की जिम्मेदारी होती है कि हमें भाषा के जो विविध स्वरूप है, उनका जो प्रयोग है, उससे विद्यार्थियों को परिचित करवाना चाहिए। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है नंबर 1 व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, नंबर 2 भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना, नंबर 3 सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना और नंबर 4 भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। अब आपके प्रश्न क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य, तो आपको इसमें 4 नंबर देखो सही है आपके, कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। विद्यार्थी भाषा की बारीकी को जाने, उसके सूक्ष्म रूप को जाने, उसके सौंदर्य बोध को पहचाने, ये उद्देश्य हमारा उच्च प्राथमिक पर ये उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे को भाषा की बारीकी के बारे में, उसके सौंदर्य बोध के बारे में वो परिचय हो। अगला प्रश्न,
मुहावरा और लोकोक्तियों का प्रयोग करना प्रश्नवाचक दिया है, किस लिए? व्याकरण का प्रमुख हिस्सा इसलिए। नंबर 2, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। नंबर 3, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। और नंबर 4, केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। अब अगर हम कई मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या है, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ये किस लिए किया जाता है? कि भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता। मुहावरा, जब भी हम मुहावरा और लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं तो इससे जो हमारी भाषा की अभिव्यक्ति है वो प्रभावी होती है। तो भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने के लिए, चाहे वो मौखिक अभिव्यक्ति हो चाहे वो लिखित अभिव्यक्ति हो, उसके लिए हमें अधिक से अधिक किसका प्रयोग करना चाहिए? मुहावरा और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारा ये अभिव्यक्ति वो प्रभावी बनती है। अगला प्रश्न, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। नंबर 2, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। और नंबर 4, भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो आपके 3 नंबर सही है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ये किसने कहा, किसके मत है? तो आपको वाइगोत्स्की के मतानुसार भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ये मत है वाइगोत्स्की का। अगला प्रश्न, भाषा क्या है? इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकते हैं। केवल भाषा लिख करके विकल्प दिया जा सकता है, जैसे दिया है कि भाषा क्या है। नंबर 1, नियमों की जानकारी से निखरती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। और नंबर 4, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुमान करती है। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो आराम से पढ़ना चाहिए कि विकल्प क्या दिया गया है। तो भाषा क्या है? तो आपको बताना, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो नियमबद्ध व्यवस्था का रूप ही क्या है? भाषा है। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है। इस प्रकार ये भाषा की विशेषता है, प्रकृति, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। और 4 नंबर दे रखा है, कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। अब विद्यार्थी कैसे हैं? दृष्टिबाधित, कम दिखाई देने वाले, ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमें भाषा सीखते समय में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो हमें 1 नंबर अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी सुन सके। उनको दिखाई कम दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमें पढ़ाते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए? कि उनके सामने अधिक से अधिक मौखिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनको श्रवण कौशल के द्वारा फायदा ले सके, सुन करके शिक्षण अधिगम कर सके, लाभान्वित हो सके। अगला प्रश्न, भाषा का प्राथमिक रूप है। नंबर 1, सांकेतिक भाषा, नंबर 2, व्याकरणिक, नंबर 3, लिखित, और नंबर 4, मौखिक। तो अगर इस प्रकार प्रश्न आए प्राथमिक रूप कौन सा है, तो वैसे देखे ना तो ये सांकेतिक करना। अगर वहां सांकेतिक नहीं दिया गया है तो फिर कौन सा रूप होगा? मौखिक रूप होगा। तो यहां आपको सही क्या बताना? प्राथमिक रूप में सांकेतिक भाषा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए क्या महत्वपूर्ण है? कि अधिक से अधिक भाषा प्रयोग के क्या होने चाहिए? अवसर दिए जाने चाहिए। तो भाषा प्रयोग के
अवसर। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन, फिर डैश करके प्रश्न पूछा गया, क्या है? नंबर 1, शिक्षक की आवश्यकता उपस्थित की मांग करता है। ये उपस्थिति है, ये आपकी उपस्थिति है। तो शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज स्वाभाविक होता है और प्रयासपूर्ण होता है। अब भाषा अर्जन विद्यार्थी कैसे कर सकता है? तो नंबर 1, शिक्षक की आवश्यकता उसकी उपस्थिति की मांग करता है, गलत है। नंबर 2, भाषा की कक्षा में ही भाषा अर्जन हो सकता है मगर ये जरूरी नहीं केवल कक्षा में हो सकता है, सहज और स्वाभाविक होता है, ये सही भी है। परंतु जो भाषा अर्जन है वो आपकी 4 नंबर, इन विकल्प में देखें ना, ये 4 नंबर प्रयासपूर्ण होता है। अगर हम प्रयास करें तो कोई भी भाषा का हम अर्जन कर सकते हैं। तो भाषा अर्जन कैसे किया जाता है? प्रयासपूर्ण। कोई संसार की कोई भाषा हो, हम अभ्यास के द्वारा, हम प्रयास के द्वारा उस भाषा को सीख सकते हैं। इसलिए प्रश्न भी आता है कि भाषा की प्रकृति होती है, तो कैसी प्रकृति होती है? भाषा अर्जित संपत्ति है, उसका अर्जन किया जा सकता है। और अर्जन हम कैसे कर सकते हैं? प्रयास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा हम भाषा का अर्जन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर पद्धति है। नंबर 1 दे रखा है, शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना। नंबर 2, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ अनुमान लगाने का अवसर देना। नंबर 3, शब्दकोश देखना। और नंबर 4, शब्दों की व्याख्या करना। अब कितना अच्छा प्रश्न दिया इसमें कि शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षा, अगर शिक्षक स्वयं अर्थ स्पष्ट करे, इसकी अपेक्षा क्या ज्यादा बेहतर है? शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना या वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ अनुमान लगाने का अवसर देना, या बच्चों को यह कहना कि शब्दकोश देख के अर्थ स्पष्ट करो या अर्थ पता लगाओ, या शब्दों की व्याख्या करके। तो आपकी दूसरा ये सही उत्तर है कि वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ अनुमान लगाने का अवसर देना। अध्यापक को चाहिए कि अधिक से अधिक वो वाक्य प्रयोग करे, जिससे बच्चे स्वयं उसका अर्थ का अनुमान लगा देंगे कि इस शब्द का ये अर्थ हो सकता है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक वाक्य प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे स्वयं उस शब्द के अर्थ का अनुमान लगा सकते हैं कि ये अर्थ निकल सकता है, ये अर्थ हो सकता है। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है आगमन विधि। नंबर 2, निगमन विधि। नंबर 3, गीत अभिनय विधि। और नंबर 4, उक्त छवि। तो वाक्य विश्लेषण के लिए आगमन विधि, आगमन विधि के द्वारा वाक्य विश्लेषण किया जा सकता है, ये उपयुक्त विधि है आगमन विधि। अगला प्रश्न, भाषाई कौशलों का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? अच्छा प्रश्न है, कई बार ये पूछा भी गया, इसलिए विशेष ध्यान देना। जो भाषा के 4 कौशल होते हैं, उन 4 कौशलों का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? नंबर 1 कक्षा 2, नंबर 2 कक्षा 1, नंबर 3 कक्षा 5 और नंबर 4 कक्षा 8। तो आपके याद रखना है कि कक्षा 5 तक भाषाई कौशलों का विकास हो जाना चाहिए। और भाषाई कौशल 4 है। नंबर 1 आपके श्रवण कौशल, नंबर 2 उच्चारण कौशल, नंबर 3 वाचन कौशल और नंबर 4 लेखन कौशल। इन 4 कौशलों का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? कक्षा 5 तक। कक्षा 5 तक इन 4 कौशलों का विकास हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न, कौन सी विधि छोटे, कम बुद्धिमान और साधारण बालकों के लिए उपयोगी है? नंबर 1 व्याख्या विधि, नंबर 2 निगमन विधि, नंबर 3 आगमन विधि और नंबर 4
खंड विधि। तो इस प्रकार यदि प्रश्न आए ना तो इसमें आपको ये खंड विधि के द्वारा हम छोटे छोटे खंड के माध्यम से, खंड के द्वारा किसी का भी हम अध्ययन करवा सकते हैं। तो ऐसे कम बुद्धिमान या साधारण विद्यार्थी होते हैं ना, तो खंडों के माध्यम से छोटे छोटे भाग करके, हिस्से करके उसके द्वारा हम बच्चों को शिक्षण करवा सकते हैं। एक साथ न करके विषय वस्तु की खंड करके, भाग करके, उसके छोटे छोटे रूपों के द्वारा हम पाठ का शिक्षण करवा सकते हैं, अध्ययन करवा सकते हैं। एक साथ न करके छोटे छोटे हिस्सों के द्वारा, भाग के द्वारा, खंड के द्वारा अध्ययन करवा सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्नावली विधि का दूसरा नाम है। नंबर 1 आगमन विधि, नंबर 2 निगमन विधि, नंबर 4 अन्यास नहीं अभ्यास है। क्या नाम है इसका? अभ्यास विधि। और नंबर 4 कागज पेंसिल विधि। तो प्रश्नावली विधि का दूसरा नाम है कागज पेंसिल विधि, याद रखना। अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने हेतु किया है, किया नहीं क्रिया है। या आप ये क्रिया लिखना, ये शुद्ध शब्द क्या है? क्रिया है। तो प्रश्न क्या है कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने हेतु क्रिया है। कौन सी क्रिया? तो नंबर 1 खेलों का अत्यधिक प्रयोग, नंबर 2 मिश्रण सामग्रियों का प्रयोग, नंबर 3 श्यामपट्ट बोर्ड का अधिक प्रयोग और नवाचारों का प्रयोग। तो भाई इसमें नवाचारों का प्रयोग ये सही उत्तर है। अधिक से अधिक हमें नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए। तो नवाचारों के प्रयोग के द्वारा हम प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा नवाचार होना चाहिए। तो जितना हम ज्यादा नवाचार करेंगे उतना ही विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त होगा। तो इन चारों में ध्यान देना कि अधिक से अधिक हमें नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न, मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना किस विधि में आता है? अर्थ विस्तार, नंबर 2 अभिनय विस्तार, नंबर 3 परिभाषा बनाकर और नंबर 4 व्याख्या विधि के द्वारा। तो मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना ये अर्थ विस्तार है। कौन सा विस्तार है? अर्थ विस्तार है। हम अपनी बात कह सकते हैं मुस्कुराकर, वो अपनी बात अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि वक्ता का भाव क्या है। अगला प्रश्न, रसानुभूति की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त कविता है। नंबर 1 भाव प्रदान, नंबर 2 तुकांत, नंबर 3 अतुकांत और नंबर 4 वर्णन प्रदान। अब प्रश्न क्या है कि रसानुभूति, जिससे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक रसानुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, उसमें किस प्रकार की जो कविता है वो उपयुक्त है। ये उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त है। उपयुक्त यानी ठीक है। तो आपकी सही उत्तर होगा भाव प्रदान। जो भाव प्रदान कविता होती है उससे विद्यार्थियों को रसानुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो सही उत्तर होगा आपके भाव प्रदान कविता। और कविता का परम उद्देश्य भी होता है आनंदानुभूति होना, रसानुभूति होना। तो जिससे विद्यार्थियों को रसानुभूति हो वो भाव प्रदान कविता होती है। अगला प्रश्न, साहित्यकार की कसौटी मानी जाती है। नंबर 1 व्याकरण, नंबर 2 गद्य रचना, नंबर 3 पद्य रचना और नंबर 4 लेखन कला। तो साहित्यकार की कसौटी गद्य को माना जाता। संस्कृत में कहा भी गया है गद्य कविनाम निक्षम वदंती, यानी गद्य जो कवि रचना है वो कवियों के लिए, साहित्यकारों के लिए निक्षम यानी कसौटी मानी जाती। तो इस प्रकार आए तो भी विशेष ध्यान देना। साहित्यकार की कसौटी किस रचना को? तो गद्य रचना को। अगला प्रश्न, हिंदी शिक्षक में
कौन सा गुण आवश्यक है? नंबर 1 अभिव्यक्ति का गुण, नंबर 2 सहानुभूति का गुण, नंबर 3 सहृदय का गुण और नंबर 4 उपयुक्त छवि। तो हिंदी शिक्षक में कौन सा गुण आवश्यक है? तो ये चारों गुण, इसमें अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए, जो सहानुभूति भी रखता हो, जो सहृदय का भी गुण होना चाहिए, उपयुक्त छवि। तो सही उत्तर होगा आपके उपयुक्त छवि। अगला प्रश्न, व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्शन कराती है। नंबर 1 रुचि, नंबर 2 उसका मन, नंबर 3 भाषा और नंबर 4 प्रेरणा। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो दर्शन कराने वाली उसकी भाषा होती है। भाषा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की परीक्षा ली जाती, उसका व्यक्तित्व का दर्शन होता है भाषा के द्वारा ही। तो विशेष रूप से याद रखना, भाषा ही है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके आचरण को बताती। अगला प्रश्न, रिपोर्टाज नामक विधा किस विधा का अंग है? ये विद्या नहीं है, आपको याद रखना विधा है। कौन सी विधा है? पद्य विधा, गद्य विधा, कविता विधा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रिपोर्टाज गद्य का रूप है, रिपोर्टाज गद्य का रूप है। तो गद्य के आपके 12 रूप माने जाते हैं अधिकतर, तो उसमें रिपोर्टाज भी है। रिपोर्टाज को हिंदी में रपट कहते हैं, इसको रपट कहते हैं। रपट यानी आंखों देखा हाल। अगर हम कहीं आंखों देखा हाल का अगर साहित्यिक शैली में वर्णन करते हैं, उसको रिपोर्टाज कहते हैं। ये गद्य का रूप है। ये रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, रिपोर्ट शब्द से बना है और हिंदी में इसके लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो रपट है। और इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आंखों देखा हाल। अगला प्रश्न, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? नंबर 1 ग्रामोफोन, नंबर 2 लिंग्वाफोन, नंबर 3 टैप रिकॉर्डर और नंबर 4 उक्त में से कोई नहीं। तो रेडियो की जो सीमा है उसको कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? तो आपको बताना टैप रिकॉर्डर। टैप रिकॉर्डर है वो रेडियो की सीमाओं को, यानी टैप रिकॉर्डर में रेडियो भी है, उसमें हम उच्चारण सीख भी सकते हैं, अपनी बात को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो रेडियो की जो सीमा है उसको दूर किस यंत्र के द्वारा? टैप रिकॉर्डर के द्वारा दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न, अहिंदी प्रदेशों में हिंदी का शिक्षण किया जाता है। नंबर 1 राष्ट्रभाषा के रूप में, नंबर 2 प्रथम भाषा के रूप में, नंबर 3 द्वितीय भाषा के रूप में और नंबर 4 उपयुक्त सभी में। तो अहिंदी प्रदेशों में हिंदी को है वो द्वितीय भाषा के रूप में शिक्षण करवाया जाता है। तो इस प्रकार भी अगर प्रश्न आए तो ध्यान देना, अहिंदी भाषी जो क्षेत्र होता है वहाँ द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण करवाया जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच हेतु किए जाने वाला परीक्षण कहलाता है। नंबर 1 निदानात्मक परीक्षण, नंबर 2 उपचारात्मक शिक्षण, नंबर 3 उपलब्धि परीक्षण और नंबर 4 उक्त सभी। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत। तो आपके उसके उपरांत तो भाई कौन सा? उपलब्धि परीक्षण है ना, उसकी जांच किसके द्वारा कि छात्रों ने जो ग्रहण किया या नहीं किया, उसकी जांच हम उपलब्धि परीक्षण के द्वारा कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप विशेष रूप से याद रखना। अगला प्रश्न, कविता शिक्षण में भावना का विकास होता है। सुंदरम शिवम सत्य उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी, क्योंकि कविता का जो परम उद्देश्य होता है वो सत्यम शिवम सुंदरम की भावना विकसित करना होता है, सौंदर्यानुभूति की भावना विकसित करना होता है, जिसे रसानुभूति हो, ये सभी आते हैं। तो सत्यम शिवम सुंदरम, इन सभी भावनाओं का विकास किया जाता है। किस शिक्षण के माध्यम से? कविता शिक्षण के माध्यम से। अगला प्रश्न,
उच्चारण अभ्यास कब कराया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नंबर 1 अनुकरण वाचन करते समय, नंबर 2 अनुकरण वाचन के बाद, नंबर 3 आदर्श वाचन करते समय और नंबर 4 आदर्श वाचन के बाद। तो इसका सही उत्तर होगा आपके कि उच्चारण का अभ्यास है वो अनुकरण वाचन के बाद में कराया जाता है। पहले अध्यापक आदर्श वाचन करता है, उसके बाद विद्यार्थी अनुकरण वाचन करते हैं, और अनुकरण वाचन में उनके सामने क्या समस्या आती है तो उसका फिर अभ्यास अनुकरण वाचन के बाद उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। अच्छा प्रश्न है, इसको आपको ध्यान देना है। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.